हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन। रजिस्टर क्या है? एक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है? ये जो हमारा करंट होता है उसके फ़्लो को कंट्रोल करता है। तो अगर हम रजिस्टर को डिफ़ाइन करें तो वो कैसे कर सकते हैं कि जो रजिस्टर है हमारा वो पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का मतलब क्या है यहाँ पे और पैसिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वो कंपोनेंट्स होते हैं जो सेमीकंडक्टर के नहीं, कंपलसरी नहीं है कि वो सेमीकंडक्टर मटेरियल के ही बने हों, लेकिन वो और मटेरियल्स के भी बने हो सकते हैं। और जो हमारे पास सेकंड वर्ड है, सेकंड है हमारे पास पैसिव। तो पैसिव डिवाइस किसको बोलते हैं? ये जो पैसिव डिवाइस होती है ये वो वाली डिवाइस होती हैं जिसके अंदर हमें क्या है, इनको काम करवाने के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जो ये वोल्टेज और करंट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। और जो ये रजिस्टर है ये हम सिर्फ कंट्रोल कर जो करंट होता है उसके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए ही नहीं बल्कि और भी इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। जैसे हम जब हमें क्या करना हो, जो सिग्नल है हमारे पास उसका सिग्नल का एम्पलीट्यूड हमें एडजस्ट करना हो तो उस टाइम भी हम क्या करते हैं, जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर देते हैं। कहीं पे बड़ा रजिस्टर लगा देते हैं, कहीं पे छोटे साइज़ का रजिस्टर लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हमें सिग्नल चाहिए होता है रिक्वायर्ड सिग्नल के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे रजिस्टर अप्लाई कर देते हैं। और ऐसे ही इसको हम यूज़ करते हैं एज ए वोल्टेज डिवाइडर। जैसे हमें पता है कि जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो एज ए एम्पलीफायर यूज़ किया जाता है। तो एम्पलीफायर में जब हमें वोल्टेज डिवाइड करनी हो दो पार्ट्स में तो एज ए वोल्टेज डिवाइडर भी हम रजिस्टर को ही यूज़ करते हैं। तो रजिस्टर का सिंबल देख लेते हैं पहले। तो रजिस्टर का जो सिंबल है हमारे पास वो ये है। अब ये दो फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, या तो हम रेक्टेंगुलर बॉक्स लगा लें या फिर उसको जिगजैग मोशन में शो कर दें। तो उसके बाद हमारे पास क्या आता है, उसके बाद है हमारे पास ये, आपको यहाँ पे सीन हो भी रहा होगा इसके अंदर कि जो हमारे पास ये जो ब्राउन कैप वाला है ये हमारा रजिस्टर है, और जो ये येलो है ये हमारी वोल्टेज है, और जो ये ग्रीन ग्रीन है ये हमारा करंट है। तो क्या काम कर रहा है ये इसका जो जिस वायर से ये निकल रहा था करंट, और ये करंट फ्लो किसकी हेल्प से करता है? जब वोल्टेज उस पर प्रेशर लगाती है, फोर्स लगाती है, उसको पुश करती है आगे, तब वो फ्लो करता है। तो रजिस्टर क्या करता है, उसके कंट्रोल को रोक देता है कि नहीं, आपको यहाँ से नहीं जाना, या फिर आपको आराम से जाओ, कि मतलब बिल्कुल स्पीड उसकी स्पीड है जो उसको स्लो कर देता है। ठीक है, तो ये था हमारा रजिस्टर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम चलते हैं, अब हमें पढ़ना है ये कि जो हमारी रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो वो फैक्टर्स कौन से हैं वो जान लेते हैं हम। तो हमारी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे रजिस्टर की, वो प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर और नेचर ऑफ मटेरियल। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मतलब एरिया के कैसे रिलेट है एरिया से, और लेंथ से कैसे रिलेट है। मीन्स एरिया बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे कि हम जानते हैं हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि जो हमारी आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एल के, और जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया की। तो यहाँ पे लेंथ, एल क्या है, लेंथ है, और ए क्या है, एरिया है। तो अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो हमारी रेजिस्टेंस भी इंक्रीज़ होएगी, और अगर हम एरिया को डिक्रीज़ कर रहे हैं तो एरिया लेंथ रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होएगी। अदरवाइज़ हम उल्टा करें इसमें कि एरिया को बढ़ा दें तो हमारी रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे ही हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे रो एल बाय ए। जो रो एल बाय ए होता है, यहाँ पे रो क्या है हमारी, ये हमारी रेजिस्टिविटी है, और रेजिस्टिविटी पे भी जो हमारी रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है? क्योंकि जब हम ओहम लॉ का डिडक्शन करते हैं तो जो ये कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पे कांस्टेंट रखते हैं, इस कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है। ये रेजिस्टिविटी भी एक कांस्टेंट ही होता है। अगर हम रेजिस्टिविटी को यहाँ पे डिफाइन करें तो कैसे कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारी इक्वल होगी, जो रेजिस्टेंस है वो इक्वल होगी रो के। कब? जब हमारे पास एरिया भी 1 यूनिट पर सेंटीमीटर हो, और जो हमारे पास लेंथ है वो भी 1 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तब हम ऐसे करके हम डिफाइन कर सकते हैं रेजिस्टिविटी को कि वो रेजिस्टेंस के इक्वल हो सकती है। लेकिन जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो उसका एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आता है वो, हम उसकी डिडक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास वो फॉर्मूला आएगा कहाँ से। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास जो ओहम्स लॉ है वो क्या कहता है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
आई के। अगर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के है, जब जैसे ही हम प्रोपोर्शनलिटी का निशान हटाते हैं और इक्वलिटी का लेके आते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है r, तो हम इसको ऐसे बोल देते हैं v इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस वोल्टेज का फॉर्मूला। अगर हम यहाँ से रेजिस्टेंस का निकालें तो क्या बनेगा, v बाई आई। ठीक है, अब हमें ये याद रखना है कि हमारे पास r इज इक्वल टू वी बाई आई है। तो आगे हम देखते हैं इसके अंदर कि डिडक्शन कैसे करते हैं। तो v बाई आई इज इक्वल टू तो r हो गया। ठीक है, लेकिन हमें एक जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है ई बाई एम इंटू टी। ई क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, और जो स्मॉल ई है वो हमारा चार्ज है ये वाला, और एम क्या है, मास है, और टी क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो v बाई एल होती है, अगर हम यहाँ पे e की जगह v बाई एल पुट कर देते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ई वी बाई एम एल इंटू टी। अगर अब हमें क्या चाहिए, अब ये तो वी डी का आया फॉर्मूला, हमें चाहिए यहाँ पे आई का भी फॉर्मूला। तो आई जो करंट होता है वो किसके इक्वल होता है, ए एन ई वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अकॉर्डिंग। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये वी डी की वैल्यू आई है इसको उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे आई के अंदर। तो यहाँ से हमारा आई क्या बनेगा, ए तो था ही, एन भी है, ई वी डी की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी ई वी बाई एम एल इंटू टी। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारी जो आई की वैल्यू बन गई, अगर हम एरिया को क्या करें, ये बन गया हमारा, तो ये हमारी आई की वैल्यू है। अगर हम ये आई की वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट करें आर में, जो हमने स्टार्टिंग में हमारी वैल्यू ओम्स लॉ से आई थी, तो उसके अंदर जब हम इसको वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो वो देख लेते हैं अब। तो अब आते हैं, तो आई की वैल्यू ए एन ई स्क्वेयर, क्योंकि ई की पावर 1 ई की पावर 1 तो ई की पावर 2, वी ये वोल्टेज वाला वी है, ये टी, इसके बाय में हमारे पास एम एल है। तो क्या होगा, वी से वी तो कैंसिल हो गया, और जब हमारे पास कोई चीज़ ऐसे हो कि ए के बाय में अगर हम बी बाय सी रख रहे हैं तो ये सी ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से क्या होगा कि जो हमारी ये वैल्यू है एम एल, ये हमारी क्या होगी यहाँ पे ऊपर चली जाएगी, तो हमारे पास आएगा एम एल डिवाइड बाय ए एन ई स्क्वेयर टी। तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमें पता लग रहा है कि जो आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के, जो आर है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ए के, और जो आर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम रिलैक्सेशन टाइम के। ठीक है, तो ये था हमारा रेजिस्टेंस का डिडक्शन, जो फॉर्मूला अपना आया है, जहाँ से हमें पता लगा कि जो हमारी रजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, वो किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब जो ये फैक्टर्स आए हैं, अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि अगर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के तो वो कैसे है, आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के तो वो कैसे हैं, और आर अगर डिपेंड करती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नंबर डेंसिटी के तो वो कैसे करती है, और आर टाइम रिलैक्सेशन पे कैसे डिपेंड करती है। अब हम वो देख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो ये आता है यहाँ से कि जो आर है हमारी वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के। तो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। हमने क्या किया, एक पाइप ले ली, ठीक है, वो उसकी जो लेंथ थी वो 1 सेंटीमीटर थी, और जो दूसरी पाइप ले ली हमने वो उसकी जो लेंथ थी वो 2 सेंटीमीटर थी। तो जब हम इसमें से वाटर को फ्लो करवाते हैं तो वो जल्दी बाहर आता है, लेकिन जब हम यहाँ से वाटर को फ्लो करवाते हैं तो उसको टाइम लगता है फ्लो करने में, आने में। मीन्स हमारे पास जो पाइप जितनी बड़ी होगी वाटर को फ्लो करने में टाइम भी तो ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मीन्स क्या, यहाँ से क्या पता लग रहा है, अगर वाटर को हम करंट से कंपेयर करें तो हमें क्या पता लग रहा है कि जो करंट है हमारा वो अगर शॉर्ट लेंथ है तो जल्दी फ्लो करता है, और अगर लॉन्ग लेंथ है तो उसको टाइम लगता है फ्लो करने में, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ठीक है, तो आउटपुट के कंपैरिजन में अगर देखें कि जब हमें आउटपुट मिल रही होती है तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर करंट यहाँ पे जल्दी मिल रहा तो यहाँ रेजिस्टेंस कम थी, तो शॉर्ट लेंथ थी, रेजिस्टेंस कम थी। जब यहाँ पे करंट हमें जल्दी नहीं मिल रहा था तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हमारी ज़्यादा थी, इसका मतलब, और रेजिस्टेंस ज़्यादा थी कब, जब लेंथ भी ज़्यादा थी। तो ये ऐसे हम
चेक कर सकते हैं कि जो ये हमारी रेजिस्टेंस है वो लेंथ के ऊपर कैसे डिपेंड करती है। अब हमारे पास जो सेकंड फैक्टर आता है वो है हमारा एरिया। अब क्या किया हमने, एक वायर ले ली जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है एंट्री और एग्जिट वाला एरिया, ठीक है। तो अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात करें तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका मान लिया हमने, इसकी रेडियस थी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक हमने ले लिया जिसकी रेडियस थी 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम वाटर का फ्लो देखें, अगर हम मोटी पाइप लेते हैं तो मोटी पाइप से ज़्यादा पानी फ्लो करता है एक टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर हम पतली पाइप लेते हैं तो उसमें एक टाइम पे कम पानी, क्योंकि उसका एरिया इतना है तो उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही उसके अंदर पानी एंटर करेगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर एरिया ज़्यादा होता है तो पानी ज़्यादा फ्लो करेगा, और पानी ज़्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो रही है। तो एरिया ज़्यादा था तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ थी, और अगर एरिया हमारा कम है तो रेजिस्टेंस हमारी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जो वाटर है मींस जो करंट है हमारा उसको प्रॉपर एरिया नहीं मिल पाता एंटर करने के लिए, तो वो थोड़ा थोड़ा करके एंटर करता है, और उसकी जो स्पीड होती है वो, उसका जो फ्लो होता है वो कंट्रोल हो जाता है, ठीक है। ये था हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कॉरस्पॉन्डेंस जो डिपेंडेंसी थी। अब हम चलते हैं टेम्परेचर पे। तो टेम्परेचर पे देखते हैं अब हम कैसे डिपेंड करता है टेम्परेचर और जो नेचर ऑफ मटेरियल है दोनों पे कैसे डिपेंड करता है। अगर हम लेके चलते हैं, हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अभी कि जो हमारी आर होती है वो इक्वल होती है एम बाय एन ई स्केयर टी एल बाय ए। ये दो फैक्टर तो हमने पढ़ लिए। अब हमारे पास फैक्टर रह गया ये वाला और ये वाला, क्योंकि m तो हमारा कांस्टेंट है और e भी हमारा कांस्टेंट है। तो हम अगर अब नंबर डेंसिटी की बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि हमें पता है कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होती है। तो रेजिस्टेंस कम होती है तो उसके अंदर तो लेकिन फ्री चार्ज कैरियर्स तो ज़्यादा होते हैं। तो उसकी रेजिस्टेंस कैसे कम हुई, जब नंबर ऑफ हमारे पास फ्री चार्ज कैरियर्स नंबर डेंसिटी है उनकी। नंबर डेंसिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे हम अगर डेंसिटी की बात करें तो वो होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम, मींस कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं हमारे एक यूनिट वॉल्यूम में, तो वो होता है हमारा नंबर डेंसिटी। तो अब यहाँ पे देखो जो कंडक्टर होते हैं उसके अंदर ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, तो उनकी हेल्प से क्या हुआ, उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। हमें पता है कि वो गुड कंडक्टर होता है, तो तब गुड कंडक्टर तो तभी होगा ना जिसकी रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हो, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है कि हम जो सॉलिड्स होते हैं उनका क्लासिफिकेशन किस बेस, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बेस पे कैसे कर सकते हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके अंदर उसमें लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको भी स्टडी कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया कि ये नंबर डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम बात करते हैं आगे जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसकी। जैसे ही हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर है वो बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ते ही जो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले थे कंडक्टर के अंदर, तो वो क्या करना स्टार्ट कर देते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही उनकी वाइब्रेशन बढ़ती है तो जो उनका रिलैक्सेशन टाइम है वो डिक्रीज़ हो जाता है। और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है तो हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये डिक्रीज़ होएगा तो रेजिस्टेंस हमारी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर हमारा टाइम रिलैक्सेशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो टाइम रिलैक्सेशन पे डिपेंड करती है, रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस हमारी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। और कैसे करती है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है जो कंडक्टर की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो ये थे हमारे फैक्टर्स जिनके ऊपर हमारी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि अगर हमारे पास रजिस्टर दिया हो तो हम उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास, वैसे तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू हम डिजिटल मल्टीमीटर की हेल्प से कर सकते हैं। डिजिटल मल्टीमीटर क्या होता है, एक ऐसी डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से, वो एक डायग्नोस्टिक डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमारा कौन सा कंपोनेंट ठीक है काम कर रहा है और कौन सा कंपोनेंट हमारा ठीक काम नहीं कर रहा। तो अब अगर हमारे पास अब यहाँ पे रजिस्टर है, देख लो, तो जो ऊपर वाला जो क्रीम कलर का जो हमारे पास रजिस्टर दिया हुआ है उस रजिस्टर में 4 बैंड है, लेकिन जो नीचे वाला ब्लू कलर का है इसके अंदर हमारे पास 5 बैंड है। तो अगर हम 4 बैंड वाले की पहले निकाल के देखें
कि हम नीचे वाले के निकालते हैं पहले, जो नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5 बैंड है हमारे पास। इसमें क्या होता है, जो लास्ट के 2 बैंड होते हैं, एक बैंड मल्टीप्लायर को रिप्रेजेंट करता है और जो 5th बैंड होता है वो टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब मल्टीप्लायर क्या होते हैं, मल्टीप्लायर जो हम लिखते हैं जैसे किलो, मेगा, गीगा, पीको, फेम्टा, वो 10 की पावर में होते हैं जो, ठीक है। और जो टॉलरेंस होता है उसको, वो क्या होती है, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू और जो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू, उन दोनों का डिफरेंस होता है, उसको हम टॉलरेंस बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट 3 डिजिट के ऊपर। जो फर्स्ट डिजिट है हमारा वो है ब्राउन, तो ब्राउन नहीं, जो फर्स्ट डिजिट है हमारा वो है येलो, तो येलो के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू क्या हो गई 4। सेकेंड जो हमारा बैंड है वो है हमारा वोयलेट, तो वोयलेट के अकॉर्डिंग हमारी 7 हो गई। और थर्ड है हमारा ब्लैक, ब्लैक के अकॉर्डिंग हमारी 0 हो गई। फिर उसके बाद आता है मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास है ब्राउन कलर, ब्राउन की है 10⁻1, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 10⁻1। फिर उसके बाद है हमारे पास ब्राउन कलर, जो टॉलरेंस है, तो हम अब टॉलरेंस में चेक कर लेते हैं, वो भी हमारा ब्राउन कलर है और उसमें हमारी 1% टॉलरेंस है। और जो टॉलरेंस है वो प्लस माइनस में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि जैसे ही हम एक रजिस्टर बनाते हैं तो उसके अंदर हम सोचते हैं कि ये ना 100 किलो ओम का बन के तैयार हो जाए, लेकिन जब हमने वो बना लिया, उसकी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या थी 100 किलो ओम, ठीक है। लेकिन जब हमने उसको बनाया तो उसको बनाने में कुछ मिस्टेक हो गई, कुछ एरर आ गया, तो उसकी वजह से कुछ वैल्यू क्या होगी हमारी, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकती है, बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। तो इसलिए हम प्लस और माइनस लगाते हैं। तो जो वो वैल्यू का डिफरेंस है वो ये रिप्रेजेंट करता है, और जो ये प्लस और माइनस है ये मतलब इंक्रीज़ और डिक्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कि इंक्रीज होगी तो प्लस लगा देंगे, अगर डिक्रीज़ होगी तो माइनस यूज़ कर लेंगे, और जो वैल्यू है वो 1% या 5% या 10% की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, हमारे पास हो गया 47, 10⁻1 थी, और प्लस में 1 प्लस माइनस 1% था, ठीक है। तो अब इन्होंने लिखा हुआ है इसको किलो ओम में, तो किलो ओम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किलो के लिए, किलो किसके इक्वल होता है, 1 किलो 1000 ग्राम के, या बोल सकते हैं हम 10⁻3 के। तो यहाँ पे हम 10⁻3 बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले हमारे पास 47, फिर यहाँ पे 1 0 ये थी, इसको हम 10 लिख सकते हैं ना, कि 47 × 10 तो 470 होएगा, और यहाँ से 10⁻1, तो ये 10⁻1 ये था, 10⁻1 ये है, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास कितना बन गया 10⁻2। तो अब हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 10 से डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। तो जब हमने 10 से इसको डिवाइड करवाया, जो नीचे वाला 10 था उसके नाम का हमने एक पॉइंट लगा दिया, तो हमारे पास ये 47 का 4.7 बन गया। और जो हमारे पास 10⁻2 था वो 10⁻3 हो गया इन दोनों को मिलाने के बाद। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आया, अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे बन गया हमारा यहाँ, अब तो हमारा बना यहाँ पे 4.7 × 10⁻3, और 10⁻3 को ही किलो, तो यहाँ पे 4.7 किलो ओम, रेजिस्टेंस को ओम में रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसकी यूनिट ओम होती है, तो ओम, और जो प्लस में 1% था तो वो हमने 1% लिख दिया, ठीक है। तो ये ऐसे करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो हमारा रजिस्टर होता है उसकी वैल्यू, और ये उन्हीं की पॉसिबल है जिसके ऊपर कलर बैंड्स दिए होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी जो टाइप ऑफ रजिस्टर हैं उनके बारे में, और कोशिश करेंगे कि उनको डीपली डिस्कस किया जाए उसके सारे टाइप्स को। तब तक के लिए बाय बाय।